नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। मैं सैयद कुदरतुल्लाह कादरी आज एक अहम प्रोग्राम के साथ आपके रूबरू हाजिर हूँ। प्रोग्राम का नाम है कॉफ़ी विद सैयद कुदरतुल्लाह कादरी। इस नाम के साथ आज हम जो है प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। प्रोग्राम की अहमियत ये है कि आज जो हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं वो एक अहम इश्यू पर है, एक अहम मुद्दे पर है जो पिछले कई दिनों से शहर में, रियासत में चर्चे में है। और आज जो एसआईआर का चल रहा है चर्चा, उसके मुताल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे शहर के बल्कि रियासत की मशहूर शख्सियत जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनका नाम जमशेद अली ख़ान साहब हैं, वो हमारे साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के मुताल्लिक जो भी डाउट्स है हम जो है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। खान साहब, जनाब जमशेद अली खान साहब, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम काफ़ी विद सैयद कुदरतुल्लाह कादरी में। शुक्रिया। मैं जमशेद अली खान बज़्म आईना के व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। आपका जो सवाल था, ये आपका सवाल है या आपके व्यूवर्स का सवाल है? हमारे व्यूवर्स का सवाल है। पहला सवाल ये है कि एसआईआर क्या है। एसआईआर के मुताल्लिक अवाम समझना चाह रही है, बहुत लोगों को जो है समझ नहीं है कि एसआईआर क्या है, तो लिहाजा आप हमें बताएं कि एसआईआर क्या है। एसआईआर, इसका उर्दू में जो तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, खुसूस शदीद बदलाव। ये आपकी वोटर लिस्ट में खुसूस शदीद बदलाव जो आपकी वोटर लिस्ट में किया जाएगा उसको एसआईआर कहते हैं। और हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यानी डेमोक्रेसी में हर शहरी को अपने वोट देने का, अपने लीडर को चुनने का, अपने मुताबिक हुकूमत को सजेस्ट करने का पूरा का पूरा राइट रहता है। और उस हक को अगर वो सही इस्तेमाल करना है तो उस शहरी को वोटर आई कार्ड रखना पड़ता है जो आपको वोट देने का हक देता है। और जब आप अपने वोट से अपनी मुताबिक अपनी हुकूमत को सेलेक्ट करते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने सिटी के एमएलए को और एमपी को, इसी वोट की बदौलत आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इस वोटर आई कार्ड बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से थोड़े गाइडलाइंस, थोड़े फॉर्मेलिटीज़ वक्त पे दिए जाते हैं। और उस वक्त पे जब भी ये दिए जाते हैं तो उसको हम लोगों को, शहरी को, वो हुकूमत को जो है सबमिट करना पड़ता है, जिससे आगे जाके ये एसआईआर बनता है। तो दूसरा सवाल हमको ये आया है कि आफ्टर 81 ईयर्स, 80 पर 1 साल के बाद जो है ये एसआईआर किया जा रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके मुताल्लिक आप अगर बताएं तो बेहतर होगा। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 81 साल का वक्त हो चुका है, गुजर चुका है। लेकिन ये बात सरासर गलत है कि ये 81 साल के बाद में पहली बार हिंदुस्तान में एसआईआर हो रहा है। आज़ादी के 5 साल बाद यानी 1952 में पहली बार एसआईआर हुआ था। उस वक्त की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एसआईआर को अमल में लाया था। और उस वक्त जब आज़ादी मिली थी हमारे मुल्क को, आबादी के हिसाब से 34 करोड़ की आबादी हमारे मुल्क की थी और 17 करोड़ लोग उस वक्त के एसआईआर में इंक्लूड हुए थे, यानी 50% वोटर थे और 50% नॉन वोटर थे। और उसके बाद में कई बार हर 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो भी चेंजेस सरकार चाहती थी उस तरीके से चेंजेस हुए। और मैं समझता हूँ 1992 में वोटर आई कार्ड आया, जिसके ऊपर से फोटो थी, उसको कहते हैं एपिक वोटर आई कार्ड। तो ये पहली बार जो आया वो एसआईआर में एपिक कार्ड के साथ में आया। और आखिरी वक्त में जब ये एसआईआर हिंदुस्तान में अमल में आया था, ये 2003 से शुरू हुआ। 2004 के इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया गया
उस वक्त हमारे मुल्क में अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जो बीजेपी की हुकूमत थी। और उस वक्त में हमारे स्टेट में जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू साहब थे। और यहाँ तक के हमारे शहर के अंदर जो एमएलए थे उस वक्त के टीजी वेंकटेश साहब थे। इन इन लोगों की सदारत में लास्ट 8वां हिंदुस्तान का एसआईआर अमल में लाया गया था, जो कि बिल्कुल चैन सुकून अमन के साथ, बगैर कोई प्रॉब्लम के साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। एक और सवाल जो है हमारे नाजरीन ने हमें भेजा है, वो ये है कि एसआईआर हुकूमत के लिए क्यों ज़रूरी है? हुकूमत चलाने के लिए पब्लिक का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एसआईआर की वजह से ये मालूम होता है कि 18 साल से लेके 25 साल के मर्द यानी मेल कितने हैं, और दूसरे फेज में मालूम होता है कि 25 से 40 साल की उम्र के मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और 60 साल के ऊपर की उम्र रखने वाले हिंदुस्तान में मर्द कितने हैं, औरत कितने हैं। इसके लिए ये आता है कि इंश्योरेंस जो कवर करता है, मेडिकल इंश्योरेंस जो कवर करता है, बीमारियों के लिए जो है सेफ्टी जोन जो है यंगर एज रहती है। जैसे कोरोना में हमने देखा, कोरोना 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को अटैक करा। अगर ये रिकॉर्ड सारा हमारी हुकूमत के पास होगा तो उन्हें ये मालूम होगा कि 146 करोड़ की जो आबादी हमारे मुल्क की है, उसमें कौन से उम्र के कितने लोग हैं। इसके लिए ये रिकॉर्ड हुकूमत को मेंटेन करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो खान साहब, हमारे एक और व्यूअर ने एक सवाल भेजा है कि ये जो एसआईआर है, ये रियासती हुकूमत यानी स्टेट गवर्नमेंट कराती है या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसके ताल्लुक से भी अगर आप बताएं तो काफ़ी बेहतर होगा हमारे नाजरीन के लिए। एसआईआर जो कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हुकुम से एसआईआर होता है, और एसआईआर करने के लिए एक कमीशन बनाई गई है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेंटर की जानिब से हर स्टेट में एक सीईओ ऑफ द स्टेट को मुकर्रर करती है। और वो सीईओ, जैसे आंध्र प्रदेश में 2019 में 13 डिस्ट्रिक्ट थे, मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। और 2024 में जब 26 डिस्ट्रिक्ट बन गए, 26 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। ये सीईओ हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक डिसिग्नेशन देता है। वो डिसिग्नेशन होता है डीईओ, यानी एजुकेशन का डीईओ नहीं है, ये इलेक्टोरल का डीईओ है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। उसके मातहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ईआरओ को देता है। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और उनके नीचे जो आते हैं वो हैं असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, एईआरओ। और एईआरओ के नीचे जो होते हैं वो होते हैं बीएलओ, मतलब बूथ लेवल ऑफिसर। ये पर्टिकुलरली टीचर्स होते हैं। और हमारे स्टेट में ये एसआईआर कराने के लिए मैं समझता हूँ 46 से 48 हज़ार बीएलओस को ट्रेनिंग दी जा रही है, और 26 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को सीईओ की तरफ से ऑलरेडी ट्रेनिंग दे जा चुकी है। तो यहाँ पर एक और मुद्दा मैं आपको जो है पूछना चाहूँगा कि रियासत में, मुल्क में सेंसस भी चल रहा है और इसी तरीके से एसआईआर भी चल रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या सेंसस और एसआईआर सेम है? ये अगर आप बताएं तो बहुत बेहतर। हाँ, मैं आपको एक आसान जुबान में ये समझाता हूँ। जब बीएलओ किसी घर पे जाता है, जाने के बाद एग्जाम्पल आप समझिएगा, तो उस घर में एक लड़का है जिसकी उम्र 9 साल है, एक लड़की है उसकी उम्र 11 साल है,
और दूसरा लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है, और उनके वालिद की उम्र 40 साल है, वालिदा की उम्र 37 साल है, और उनके पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स यानी इन बच्चों के दादा दादी और नानी नाना नहीं है, तो ये टोटल 10 आदमी है। 10 आदमी में से जो बच्चे हैं 9 साल, 11 साल और ये 15 साल के, ये नॉन वोटर हैं, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन में आते हैं, टोटल में आते हैं, आबादी के काउंट में आते हैं, जिसे सेंसस कहते हैं। लेकिन वोटर के लिए जो आते हैं, इनके पेरेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद दादा दादी और नानी आ रहे हैं। तो मुकम्मल 10 लोगों में से 7 जो हैं, जो 18 साल की उम्र से ज़्यादा हैं, ये वोटर हैं, और ये 18 साल की उम्र के कम हैं जो कि शहरी हैं लेकिन वोटर नहीं है। तो ये जो छोटे हैं ये टोटल सेंसस में आते हैं, और तमाम लोग मिला के जो आ रहे हैं 18 साल की उम्र के ऊपर के, ये वोटर होते हैं, ये आपको जो है एसआईआर में आते हैं। तो एक और मुद्दा यहाँ पर अवाम में जानने की जो है तशवीश है, जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे फर्जंद की उम्र जो है डेट ऑफ बर्थ 1/6/2007 है, यानी 1 तारीख जून और 2007 को पैदा हुए हैं। तो इसी तरीके से मेरी दुख्तर जो मेरी बेटी है 10 अगस्त 2009 को पैदा हुई है। तो क्या ये दोनों मेरे लड़का और लड़की वोटर बन सकते हैं? ये सवाल आपके कोई कर्नूल डिस्ट्रिक्ट का है या बाहर का डिस्ट्रिक्ट का है? ये कड़पा से मेरे को जो है सवाल आया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि लड़की की उम्र क्या है, डेट ऑफ बर्थ 10 अगस्त 2009। 10 अगस्त 2009। तो आपको इसमें एक काम करना पड़ेगा, 10 अगस्त 2009 में आप 18 ऐड कीजिए, तो ये बनेगा 10 अगस्त 2027। मतलब 10 अगस्त 2027 को उस लड़की के 18 साल मुकम्मल होते हैं, तब जाके वो वोटर बनेगी। और जो लड़का है उसकी उम्र क्या है? 2007 में आप 18 जोड़िए तो ये बनेगा 2025। 1/6/2025 को इनका लड़का वोटर के लिए एलिजिबल हो चुका है, और वो उसके लिए जब BLO आते हैं तो उनके पास से फॉर्म 16 बोल के एक फॉर्म 6 होता है, वो फॉर्म 6 को फिलअप करना पड़ेगा। और अगर वो लड़का 10 क्लास पास हो चुका है या 10 क्लास का एग्ज़ाम भी लिखा है और उसकी जो है मार्कशीट आ गई है, तो मार्कशीट में जो नाम है वही नाम से एंट्री कराना पड़ेगा, और वालिद के जो 2004 का जो है वोटर कार्ड है, वो आइडेंटिटी पे वो लड़के का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। काफ़ी अहम बात बताई आपने। जो भी 2007 में पैदा हुए हैं, जून 1 तारीख 6वां महीना और 2007 में, तो वो 18 साल के हो जाते हैं? नहीं, 2007 के नहीं होते हैं जी, 2008। अगर 1 जून 2008 में कोई भी लड़का या लड़की पैदा हो चुके हैं, BLO को चाहिए कि फॉर्म 6 में उनकी एंट्री लें, और उनके पेरेंट्स की आइडेंटिटी के बिना पे उनको एसआईआर में इंक्लूड किया जाए। खान साहब, एक न्यू वोटर किस तरीके से जो है एनरोल करना चाहिए? अगर कोई अभी जैसे हमने अभी बोला है कि 1/6/2008 इसके पहले कोई लड़का या लड़की पैदा हुए हैं, 1/6/2008 के पहले कोई भी पैदा हुए हैं, तो उनको चाहिए कि फॉर्म 6 में एंट्री दें, और बच्चे की आइडेंटिटी, अगर पासपोर्ट बनाए हैं तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पासपोर्ट नहीं बनाए हैं, 10 क्लास पास है तो 10 क्लास के सर्टिफिकेट का जो नाम है, जैसे स्पेलिंग है। एक चीज़ मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाह रहा हूं कि एक मिस्टेक हमेशा से देखा गया है कि वो आम आदमी करता है, जैसे कि मोहम्मद इस्माइल बच्चे का नाम है, तो एक जगह आप लिखते हैं MD इस्माइल, और एक जगह लिखते हैं आप MOHA मोहम्मद इस्माइल। इस तरीके की गलती मत कीजिएगा। आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, आप MOHD इस्माइल लिख रहे हैं तो आप उसी तरीके से एंट्री देना पड़ेगा। मोहम्मद इस्माइल लिख रहे हैं तो उसी तरीके की आपको एंट्री देना पड़ेगा।
ये गलती आप नहीं करना है, ये बराबर इसको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना स्पेलिंग चाहिए। मिस्टेक नहीं अगर होना स्पेलिंग चाहिए। मिस्टेक्स हुई होती तो कुछ जी प्रॉब्लम हो जी सकता। जी। तो दूसरा एक अहम सवाल हमारे को जो है बल्लारी से आया है, वहाँ के भी लोग थोड़ा परेशान हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि बीएलओ जो हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ये बूथ लेवल ऑफिसर्स अगर आपके घर नहीं आए तो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडेंस है, डायरेक्शन है, और डीईओस कलेक्टर्स को भी ये गाइडेंस दिया गया है कि जो टीचर्स पर्टिकुलरली होते हैं बीएलओ, वो आपके घर पे उनको 3 बार, पहले एक बार, थोड़े कुछ इंटरवल के बाद में दूसरे बार या तीसरे बार आने के बाद आपका वोट को वेरीफाई करने के बाद ही 2 फॉर्म लेके आएंगे। एक फॉर्म एंट्री करने के बाद जिसमें बीएलओ की सिग्नेचर रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके सिग्नेचर, आपका डिटेल वो ले लेंगे और ये एक्नॉलेजमेंट आपको देंगे। और मैं यहाँ पे आपके व्यूवर्स को ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई बीएलओ आपको आके खुद एंट्री करके लेके चले जा रहा, आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहा, तो आप जो है उस बीएलओ को चैलेंज कर सकते हैं, बीएलओ से सवाल कर सकते हैं। और सवाल और उसके बाद में बीएलओ के नंबर पे आप जो है आपको चाहिए कि एक व्हाट्सएप मैसेज रखें कि आपने मेरा फॉर्म बगैर एक्नॉलेजमेंट दिए के कलेक्ट किया है, मुझे एक्नॉलेजमेंट इसका प्रोवाइड किया जाए। ये राइट आपके व्यूवर को होता है। ये एक और सवाल जो है, बल्कि कई, हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुल्कों में देखा जाता है, मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, तो बहुत सारे लोग जो रियासत आंध्र प्रदेश शहर कर्नूल से ताल्लुक़ रखते हैं वो दुबई, नीदरलैंड, अमेरिका वगैरह में जो हैं, तो उनका सवाल ये है कि जब बीएलओ आए अगर वो घर पर ना हो तो क्या सूरत हाल होगी? बीएलओ का जो डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है कि बीएलओ को चाहिए कि अगर पहली बार आए हैं वो अवेलेबल नहीं है तो दूसरी बार आना पड़ेगा, दूसरी बार भी अगर नहीं अवेलेबल है तो तीसरी बार आना पड़ेगा। 3 बार आने के बाद अगर बीएलओ को चाहिए कि उसका मोबाइल नंबर है तो मोबाइल पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और बीएलओ को चाहिए कि उस मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या मेल पे मैसेज देना पड़ेगा। अगर इन तमाम वजूहात के बिना पे भी अगर वो बंदा फॉर्म सबमिट नहीं कर रहा है तो उसको वोटर की लिस्ट से बाहर रखा जा सकता है। तो हम, और एक सवाल ये है कि हमने देखा है मीडिया के ज़रिए कि बिहार, बंगाल में जो है बीएलओ जो है खुद फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और जो है खुद सिग्नेचर कर रहे हैं, तो इसका क्या बनता है? ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने भी कई जो है मीडिया में देखा है कि बीएलओ घर में बैठ के जो है फॉर्म फिलअप कर दिए, सबमिट कर दिए, और वोटर को बोल दिए कि हमने आपका फॉर्म फिलअप कर दिया है। ये इलीगल बनता है। ये बीएलओ जो होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाहिए कि जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको प्रोवाइड किया है और जो ट्रेनिंग उनको ईआरओस ने दी है और डीओ ने दिया है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने दिया है, उसको बराबर से मुकम्मल करें और करने के बाद में वो फॉर्म सबमिट करना है। अगर किसी वजूहात की बिना पे अगर कोई आपको डाउट आ गया कि बीएलओ ने रॉन्ग फॉर्म फिलअप कर दिया है तो आप बीएलओ के खिलाफ कलेक्टर को, जो यानी डीओ है या ईआरओ को कंप्लेंट दे सकते हैं। वो अगर प्रूव हो जाता है तो मैं समझता हूँ वो बीएलओ नौकरी खो देगा। तो नाज़रीन, काफ़ी अहम बात बताई है खान साहब ने कि थोड़े बीएलओस हमने मीडिया में देखा है बिहार और दीगर स्टेट्स में कि वही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वही सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है बिल्कुल बहुत संजीदगी इसका ख्याल करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल जो है हम लेते हैं खान साहब, ये बीएलओ का रोल क्या है? आपके नाज़रीन के कई सवाल आ रहे हैं, बहुत लेंथी सवाल हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। बीएलओ को जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो ट्रेनिंग दी जाती है कि आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने कहा है कि 46,000 से 48,000 बीएलओस हैं और आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं।
और अगर आप 46,000 BLOs 175 पे आप देखें तो 26 डिस्ट्रिक्ट पे अगर आप डिवाइड कर दें 46,000 को, तो मैं समझता हूँ छोटे डिस्ट्रिक्ट में 1500 तक का BLOs रहेंगे, और जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग 2000 तक के BLOs रहेंगे। और जैसे कर्नूल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 256 मैं समझता हूँ बूथ 2024 में थे और 2019 में 265 थे, तो लगभग 300 BLOs कर्नूल में होंगे। इनकी जिम्मेदारी है कि हर दिन एक बूथ में मैं समझता हूँ 800 से 1200 वोटर रहते हैं, और एक घर में 4 से 5 एवरेज पे वोटर होते हैं, तो 300 मकान रहेंगे। ये BLO के लिए भी कोई बड़ा काम नहीं है, 1 महीने का वक्त दिया गया है। अगर ये हर दिन भी 10 घरों पे जाके डाटा कलेक्ट करेंगे तो मुमकिन है 25 दिन में ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। 1200 का मतलब एक BLO लगभग 1200 वोटर को कवर करेगा, मतलब 250 से 300 मकान को जाके कवर करेगा। इसको चाहिए कि 3 बार, फर्स्ट विजिट, सेकंड विजिट, थर्ड विजिट। यहाँ पे एक चीज़ देखने में आई है, कई जगह BLOs थोड़े कामचोर BLOs भी रहते हैं, तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उन BLOs का नंबर लेके आपके रिकॉर्ड के लिए उनको व्हाट्सएप पे आप मैसेज दे देंगे, भाई आप हमारे घर पे अभी नहीं आए हैं, आपको चाहिए कि हमारे घर पे आके हमारा डाटा आप कलेक्ट करके जाएं। आपको भी चाहिए कि आप इस तरीके के रिकॉर्ड अगर मेंटेन करेंगे तो कोई ताकत आपको वोट से महरूम नहीं कर सकती है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो है कई सालों से कई इलेक्शंस में इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत सारी जगह जो है इलेक्शंस का डाटा भी आपने दिया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि फॉर्म 6 डिक्लेरेशन क्या है? फॉर्म 6 डिक्लेरेशन जो है ये नए वोटर के लिए होता है। जो BLOs को चाहिए कि जो लास्ट वक्त में जो FIR हुआ था ये 2004, मतलब जो लड़का 2005 में पैदा हुआ है, 2005 में 18 अगर मिला लें तो अब 2023 में वो वोटर बन चुका है, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ, FIR नहीं आया। तो इस वास्ते BLO को चाहिए कि जो भी जो है वोटर आपका 1/6/2008 के पहले पैदा हुआ है और 2004 के बाद में हुआ है, तो उसको फॉर्म 6 में एंट्री करें तो वो नया वोटर बनेगा। तो फॉर्म 6 में एंट्री करने से नया वोटर बनता है। तो एक और सवाल मैं लेना चाहूँगा कि BLO के डेट्स क्या हैं, इसका जो है SIR ड्राफ्ट रोल क्या है, फाइनल ड्राफ्ट रोल क्या है, इसके मुताल्लिक अगर आप बताएं तो हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। BLO का रोल है कि आपके पास आके आपके नाम को वेरीफाई करें, स्पेलिंग को देखें। आपका अगर 2004 में वोट है तो 2004 में तो फाइनल हुआ हुआ, तो अगर आपका वोट है उसमें तो आपका डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली जो है नए FIR में जो है इंक्लूड हो जाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ गलती है तो स्पेलिंग में गलती है तो जो जिस तरीके का रिकॉर्ड आपके पास है वो रिकॉर्ड के डिटेल दे दीजिए। और आधार में जो नाम है, आधार भी यहाँ तक पहले माना गया बिहार में कि भाई आधार इसके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आधार का भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। आप आधार में जो नाम है, जिस तरीके के स्पेलिंग है उसी तरीके के स्पेलिंग आप जो है नए फॉर्म में इंक्लूड कीजिए। तो आप ये बता रहे हैं कि स्पेलिंग्स भी काफ़ी रोल बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है होता है, लिहाजा मैं खान साहब जिस तरीके से बता रहे हैं कि स्पेलिंग्स भी काफ़ी अहमियत के हामिल हैं, तो आप जो है स्पेलिंग्स का भी ज़रूर ख्याल रखें और जो प्रूफ्स दे रहे हैं आप उसका भी ख़ास ख्याल रखें, वरना हो सकता है कि शायद आपका नाम जो है इनरोल ना हो पाए। दूसरा ये सवाल है खान साहब, तो अगर नाम इंक्लूड नहीं होता तो उसको क्या करना चाहिए? नाम अगरचे आप सारे के सारे फॉर्मेलिटीज दे देते हैं जो कि 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं और जुलाई की 14 तक चलेंगे। इसके बाद में एक ड्राफ्ट रोल बनेगा। आप ड्राफ्ट रोल के लिए आपसे मैं जब गुजारिश करूंगा कि आप और एक प्रोग्राम आप उस वक्त में करें ज़रूर, जिसमें हम ये बताएंगे कि जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में इंक्लूड नहीं है
तो उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट रोल, जो जुलाई के महीने में जुलाई की 21 से ड्राफ्ट रोल शुरू होगा, फाइनल ड्राफ्ट रोल नहीं है, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो आप ईआरओ को कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट देने का प्रोसीजर मैं पहले भी बोला, आप कलेक्टर को भी जो है मोबाइल नंबर, जो ऑफिशियल नंबर अनाउंस है, उस पे दे सकते हैं, या कलेक्टर के मेल पे भी आप जो है अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने कंप्लेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि हमने पूरे ड्राफ्टिंग दी थी लेकिन नाम इंक्लूड नहीं हुआ है। इसको कहते हैं फर्स्ट अपील। अच्छा, फर्स्ट अपील का मतलब आप जो है ईआरओ से लेके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, डीईओ तक आप इसको कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर नाम इंक्लूड नहीं हुआ तो हम कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद में कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कलेक्टर को आप कंप्लेंट देने के बाद भी 15 दिन में कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप जो है सीईओ, जो स्टेट के ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, जो आज मैं समझता हूँ यादव साहब हैं, विवेक यादव साहब हैं, आप उन अपनी अपील वहाँ भी भेज सकते हैं। तो 100% किसी भी हालत में आपका नाम निकलने के चांसेस रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर नाम नहीं आया तो हम अपील भी कर सकते हैं। हाँ, हमने ये देखा है कि जो थोड़े पॉलिटिकल लोग हैं, आपको डरा रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपका नाम निकल जाएगा, अगर आप घर पे अवेलेबल नहीं है आपका नाम निकल जाएगा, ये सरासर गलत है, डरने की ज़रूरत नहीं। तो नाजरीन, ये अहम बात है कि डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अहम बात, आप अपील भी कर सकते हैं। अपील होने के बाद भी उसका ट्रिब्यूनल भी है, उसमें भी आप अपील कर सकते हैं, जैसा कि खान साहब बता रहे थे। तो एक और सवाल खान साहब, पूरे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट, यानी पहले नंबर पर कौन सा स्टेट आता है जो एसआईआर रजिस्टर कराने में नंबर 1 है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मुझे खुशी भी हो रही है कि मैं उस स्टेट से हूँ जिस स्टेट ने 2004 में मैक्सिमम वोटर को एनरोल किया है। मतलब हमारा स्टेट आंध्र प्रदेश। उस वक्त में जब मैंने ये भी कहा था कि वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और नारा चंद्रबाबू नायडू, जो आज भी इत्तेफाक से खुशी की बात है कि आज भी वही जो है चीफ मिनिस्टर हमारे स्टेट के हैं, इन्हीं के सदारत में ये स्टेट हो रहा है। और मैं एक रिकॉर्ड देता हूँ, जिस वक्त 2004 में ये हुआ था, तो उस वक्त हमारा स्टेट तेलंगाना के साथ मिला हुआ था, मुत्तहिदा स्टेट था, और उस वक्त में हाईएस्ट रोलिंग जो थी पूरे हिंदुस्तान की, उसके एवरेज से कई परसेंटेज ज़्यादा आंध्रा में हुआ था। और इसका एक मिसाल है कि लास्ट जब इलेक्शन हमारा 2024 का हुआ, तो स्टेट की आबादी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो बच्चे एक पैदाइश से लेकर 18 साल की उम्र के होते हैं, वो नॉन वोटर होते हैं। तो आबादी हमारे स्टेट की 5 करोड़ 50 लाख जो 2024 में थी, तो उसमें 5 करोड़ 50 लाख में से 4 करोड़ 13 लाख, जो हाईएस्ट इंडिया का एवरेज है, वो वोटर आंध्र प्रदेश से था। तो मैं समझता हूं कि यही सदारत में इस बार भी हाईएस्ट मैक्सिमम एसआईआर रजिस्ट्रेशन विदाउट फेल्योर मेरे स्टेट आंध्र प्रदेश से होगा, और होना भी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। नाजरीन, आखिरी सवाल लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो भी नाजरीन बज़्म आईना चैनल देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और हमारा चैनल जो है सियासत केतरी के नाम से लॉन्च किया गया है, उसे भी यूट्यूब पर जाकर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे अहम मुद्दों पर हम चर्चा करते रहे हैं और आप तक जो है खबरें फैलाते रहे हैं, खबरें देते रहे हैं। दूसरे, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कॉफ़ी विद सैयद कुदरतुल्लाह कादरी एसआईआर पर, काफ़ी अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि आप ये वीडियो थोड़ा सा तवील होगा लेकिन ज़रूर देखें, ताकि आपको एसआईआर के मुताल्लिक़ समझ आ सके। तो कंक्लूड करने से पहले, इख्तिताम में जाने से पहले, मैं आखिरी सवाल जनाब जमशेद अली खान साहब से करना चाहूँगा कि हमारी रियासत आंध्र प्रदेश में वो कौन सा हल्का है, वो कौन सी असम्बली है जिसने जो है वोट
जो है ज़्यादा हुए हैं और कम कौन से हल्के में हुए हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम? ये आपका सवाल है जी। बद्म आयना का, बस मैं कहना का सैयद कुदरतुल्लाह। कुदरतुल्लाह कादरी साहब का। तो लाजिमी है, इसका जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। शुक्रिया। आंध्र प्रदेश जो असम्बली ज़्यादा वोट करता है, तो मतलब ये साबित करता है कि वो असम्बली बहुत एक्टिव असम्बली है जी। और एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो असम्बली का। और 2024 का अगर ले लें आप रिकॉर्ड, पूरे आंध्र प्रदेश में 81% अच्छा। इलेक्शन पोलिंग हुआ। मतलब 100 में से 81 आदमी, 81 वोटर ने वोट दिया और 19 वोटर ने वोट नहीं दिया। मतलब उसमें से 8 से 9% तो जो है कहीं बॉम्बे में होंगे, कोई दुबई में होगा, कोई ये होगा, कोई अमेरिका में होगा, वो नहीं दिए होंगे। तो मतलब 81% वोटिंग का मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो हुई आंध्र प्रदेश से, ये साबित करता है कि आंध्र प्रदेश का वोटर बहुत इंटेलिजेंट वोटर है, बहुत एक्टिव वोटर है। और आपने एक सवाल भी पूछा कि कौन से हल्के ने, कौन से असम्बली के सेगमेंट ने हाईएस्ट दिया था। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में एक असम्बली एरिया है जिसका नाम दर्सी है। अच्छा। दर्सी है, वहाँ से 91% 91% वोटिंग हुई थी। मतलब 91 इज 100%। तो बाकी 9% कहीं होंगे या बिल्कुल बीमार होंगे, उनको नहीं लेके गए होंगे। तो मैं दर्सी के लोगों को सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ बद्म आयना की तरफ से कि उन्होंने हाईएस्ट वोटिंग दिया। और आपका दूसरा सवाल, दूसरा हिस्सा जो था सबसे कम, मैं ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि इस हल्के से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे कर्नूल में? हाँ, कर्नूल तो सबसे कम वोटिंग करने वाला इलाका। कर्नूल लास्ट टाइम में 2024 में तीसरे नंबर पे था, जिसका वोटिंग हुआ 64%। मतलब 64 ने वोट दिया और 36 ने वोट नहीं दिया। और 2019 में 58 लोगों ने वोट दिया यहाँ से और 42 लोग घर में आराम करते थे नवाबों की तरह। तो ये साबित करता है कि मेरी असम्बली का वोटर कर्नूल थोड़ा कमज़ोर वोटर है। आप उन लोगों को मोटिवेट करके ये लाएं। और एक रिकॉर्ड ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, आपने सवाल किया 81 साल, इन 81 साल में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट एक बार 48% वोट दिया है, 52 लोगों ने वोट जाके नहीं दिया है, 48 ने वोट दिया और 52 ने नॉन वोटर थे। तो ये कमज़ोर असम्बली से मैं भी ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं भी कमज़ोर असम्बली का एक वोटर हूँ। आप उनको मोटिवेट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जो है दर्सी को जो है क्रॉस करके कर्नूल जाएं, तो पता चलेगा कि हमारे वजह से जो है हुकूमत खतरे में है। ठीक है नाजरीन, बहुत अच्छी बात जनाब जमशेद अली ख़ान साहब ने बताई है कि सबसे ज़्यादा वोटर जो हमारे रियासत में हैं वो दर्सी में है और सबसे कम कर्नूल में है। हमारी बदकिस्मती है। हमको चाहिए कि हमारा जो पावर है, वोट का पावर, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि बेहतर कैंडिडेट अगर आप जिताना चाहते हैं तो मैक्सिमम वोटिंग करनी होगी। ये हर कैंडिडेट जो है, हर पार्टी अपील करती है। तो मैं इस मौके पर जो काफ़ी विद सैयद कुदरतुल्लाह कादरी प्रोग्राम रखा गया या सैयार के मुताल्लिक़ काफ़ी अहम सवालात हमने जमशेद अली ख़ान साहब से किए, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमें जवाब दिया है। मैं आपसे ख्वाहिश करूंगा कि ये प्रोग्राम आप मुकम्मल देखें, इस प्रोग्राम को आप सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और कमेंट्स लिखें। कमेंट्स अगर आप करते हैं तो ज़रूर हम उसका जवाब देंगे। और एक और जो है, हाँ, मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ जी कि तमाम शहर कर्नूल के और बद्म आयना के जो व्यूवर्स आंध्र प्रदेश के हैं, ख़ास करके आंध्र प्रदेश के, उनसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो BLOs आते हैं उनको फुल्ली कोऑपरेट कीजिएगा और मैक्सिमम तरीके से अपने वोट की एंट्री कीजिए। और मैं तमाम छोटे बड़े जो सियासतदान कर्नूल में हैं, कोई अपनी राय दे रहे हैं, तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाले जो कॉरपोरेशन के इलेक्शन है, इसके लिए भी ये वोटर काम आएगा।
तो तमाम जो एस्पिरेंट हैं कॉरपोरेटर के, जो एस्पिरेंट हैं एमएलए के, उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने इलाक़ों में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एसआईआर को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। यही खान साहब चाहते हैं कि मैक्सिमम एनरोलमेंट हो, कोई भी जो है वोटर छूटने ना पाए। हर एक को चाहिए कि अपना नाम जो है दर्ज कराएं बीएलओ के पास। जो भी प्रूफ्स हमने बताए हैं वो जो है आप रखें, पासपोर्ट, स्टडी सर्टिफिकेट, आपका परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जैसे पेंशन कार्ड वगैरह आप रख सकते हैं। तो ज़रूर आपको जो है बआसानी जो है आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। एसआईआर में कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ प्रोग्राम कुदरतुल्लाह कादरी काफ़ी विद कुदरतुल्लाह कादरी का अख्ताम होता है। और जमशेद अली खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में हमारे सवालात के जवाबात दिए। शुक्रिया।